हेलो, कैसे भी लोग। आज हम लोग देखो 26 दिसंबर से तो आ गया है डेट, तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है। जो ये वीडियो क्या बोलता है कि मतलब कौन से फॉर्म में, क्योंकि आप लोगों का सबका सिलेबस चेंज हुआ है। तो सिलेबस चेंज हुआ है तो इसके लिए कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि अभी पैटर्न में पूरा चेंज हो गया है। पहले एमसीक्यू नहीं था, अभी एमसीक्यू आ गया है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन है कि एमसीक्यू कितना रहेगा और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब जो क्वेश्चन रहता है वो सब कितना रहेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया कि आप लोग को एक रफली पता चल जाएगा कितने कितने मार्क्स का कैसा रहेगा। क्लियर। देखो क्या होता है कि जो कॉलेज रहेगा वो आपको 20 मार्क्स। देखो, जो कॉलेज रहेगा वो तो आपको 20 मार्क्स देगा इंटरनल्स में। वो आपको 20 मार्क्स इंटरनल में देगा, लेकिन बाकी का वो आपको 20 मार्क्स देगा इंटरनल में। जो 20 मार्क्स इंटरनल में दिया, वो 20 मार्क्स देने के बाद आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चंस आंसर लिखना पड़ेगा एनुअल में, एग्जाम में। क्लियर। तो ये 80 मार्क्स कैसे रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। ये आउट ऑफ 20 मार्क्स रहता है, इसमें से जितना आपका परफॉर्मेंस रहेगा, कैसा कॉलेज का क्या है, तो उस हिसाब से आपको वो मार्क्स मिल सकता है। क्लियर। 15 मिल सकता है, और 16 मिल सकता है, 17। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल आपको 15 मिला है कॉलेज से, तो आपको यहाँ 25 मार्क्स लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। ये 80 में से 25 लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। अगर आप 25 ला देते हैं तो आप पास हो जाएंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करें। देखो क्या होता है, टोटल 3 आवर्स का क्वेश्चन पे रहेगा, ये आपका एग्जाम रहेगा। तो अगर देखो इसमें से ना डिस्ट्रीब्यूशन जो इसका कैसा हुआ है कि जो एमसीक्यू रहेगा, जो एमसीक्यू रहेगा वो आपको 15 रहेगा। तो 15 रहेगा तो मतलब 15 मार्क्स का। 15 रहेगा मतलब 15 मार्क्स का। क्लियर। और पहले ये 15 देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ आपको और क्या रहेगा। देखो 15 मार्क्स ये हो गया, और वन वर्ड यह रहेगा, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, ये सब कुछ समथिंग क्वेश्चन जैसा पूछ सकता है। ये आपका 5 क्वेश्चन रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। उसके बाद उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 30 मार्क्स का आपका 3 मार्क्स ईच रहेगा, जो 10 क्वेश्चन रहेगा। और 5 मार्क्स का 6 रहेगा, जो भी 30 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। एक मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। एक देखो एमसीक्यू, एमसीक्यू हो गया 15 मार्क्स। वन वर्ड ये रहेगा 5 मार्क्स। क्लियर। और शॉर्ट रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा, ये 30 मार्क्स का रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको, सॉरी 11 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 10 करना रहेगा। फिर नोट्स रहेगा, लॉन्ग ऐसे रहेगा जिसको बोलते हैं, ये भी 30 मार्क्स का रहेगा। और 6 क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें से आपको 5 करना रहेगा, सॉरी 7 रहेगा, उसमें से आपको 6 करना रहेगा। क्लियर। चलो स्टार्ट कर। देखो देखो एक कुछ रफली हम लोगों ने कुछ बनाया भी है क्वेश्चंस, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक रफली आप समझ भी लो। देखो पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, एमसीक्यू का है। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है कि एनाटॉमी इज अ टर्म विच मीन्स द स्टडी ऑफ, कौन किसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, जो एनाटॉमी होता है वो। क्लियर। एक बार सोच लो, एनाटॉमी के बारे में पूछा है, फिजियोलॉजी नहीं है। तो हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजी। आंसर क्या है हमारा, मॉर्फोलॉजी। क्लियर। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मीन्स द सेम एज वेंट्रल इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा चीज है जो वेंट्रल की जैसा ही दिखता है, जो वेंट्रल है उसको इंडिकेट करता है। डॉर्सल है, मीडियल है, या एंटेरियर है, या पोस्टीरियर है, कौन सा सही है, एक बार सोचो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पोस्टीरियर भी नहीं, कौन सा है, एंटेरियर। क्लियर। अगर मैं
इसकी बात करूं, एक्सेप्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग आर अ टाइप ऑफ सेल्स विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्स। कौन सा ऐसा चीज है जो टाइप ऑफ सेल्स नहीं है, जो टाइप ऑफ सेल्स नहीं है। सोचो एक बार। क्लियर। उसके बाद ये फोर्थ वन, एक्सेसिव स्लीपिंग इज मोस्ट likely due to presence of too much of which neurotransmitter। कौन सा ऐसा चीज है जो ज्यादा निकलता है तो इसके लिए नींद क्या होती है कि उसके लिए ज्यादा आती है। कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा हार्मोन, ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर जो ज्यादा सीक्रेट अगर होने लगता है तो नींद ज्यादा आती है। सेरोटोनिन। क्लियर। और अगर फिफ्थ की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा ऐसा है जो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, कौन सा ऐसा है जो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है। अच्छा इसका तो नहीं हुआ ना, इसका प्लेटलेट। हाँ, फिफ्थ वन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एपिथेलियल। कौन सा ऐसा है जो एपिथेलियल टिश्यू नहीं है, इसमें से है केराटिनोसाइट्स। क्लियर। सिक्स वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा ऐसा सेल है जो टाइप है जो एपिथेलियल टिश्यू में मिलता है। इसका आंसर होता है मेलानोसाइट। क्लियर। जो ऑस्टियो कॉन्ड्रोब्लास्ट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या सब किधर प्रेजेंट रहता है, जो बोन्स रहता है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन ऑफ एक्सियल बोन्स। कौन सा ऐसा, ये जो चार बोन्स लिखा हूं, कौन सा ऐसा है जो एक्सियल बोन्स में नहीं आता है, कौन सा एक्सियल बोन में नहीं आता है। तो हाइयोइड भी हमारा आ ही जाता है, एथमोइड आ जाता है, एफमोइड आ जाता है, तो ये क्या हमारा डेल्टोइड। देखो, विच ऑफ द विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप नोन एज ए यूनिवर्सल रिसिपिएंट। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, देखो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ये आप पकड़ के जाओ, इसमें से अगर दोनों आपको पता रहेगा तो इजीली आप मार्क्स अर्न कर सकते हो। क्लियर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होता है। क्लियर। तो देखो, यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारा ये होता है AB प्लस, और डोनर, ये यूनिवर्सल डोनर, ये हमारा O नेगेटिव होता है। क्लियर। फिर 9 वन है, व्हाट स्ट्रक्चर इन हार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। कौन सा ऐसा है प्रिवेंट करता है जो राइट एट्रियम से रिटर्न आने के लिए, तो हमारा कौन सा है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। By that means does an electrical signal travel from the atria to ventricles while। कौन सा ऐसा है जो एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है। क्लियर। कौन सा भी है, तो देखो सबसे पहले हमारा तो ऊपर हमारा एसए नोड होता है, उसके जस्ट बॉटम में हमारा एवी नोड होता है। तो एसए नोड से तो हमारा एवी नोड में जा रहा है, तो वो तो एट्रियम में ही है, लेकिन क्या बोला, ये एट्रियम से क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। क्लियर। एट्रियम से वेंट्रिकल में जा रहा है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल है, किधर जाता है, तो हमारा क्या है, एवी नोड। 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ रिमूविंग अ पीस ऑफ बॉडी पार्ट टू एग्जामिन इट फॉर डायग्नोसिस। कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम लोग बॉडी को निकालते हैं और पूरा
पूरा बॉडी का पार्ट पूरा निकाल के हम लोग फिर उसके एग्जामिन करते हैं, डायग्नोज करते हैं। तो किस इंडिकेशन में करते हैं? एलिसा टेस्ट, एंजियोप्लास्टी, बायोप्सी और वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, कौन सा है? राइट, बायोप्सी करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं 12th वन, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर की इधर होता है कि जो हमारा किडनी होता है, किडनी के ऊपर ही हमारा प्रेजेंट होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। क्लियर? किडनी के ऊपर मतलब ऐसा किडनी के ऊपर नहीं, हमारा नेफ्रॉन रहता है, ये नेफ्रॉन है। ये देखो, ये हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर है, ये हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। क्लियर? इसको ही बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर। इधर से हमारा प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है एरिथ्रोपोइटिन। क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन। तो आंसर कौन सा है? एरिथ्रोपोइसिन। इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्क्ड बाय, कौन सा ऐसा इंडिकेट करता है? प्यूबर्टी को इंडिकेट करता है। तो मोस्ट ऑफ 90% लोग हमेशा गलती कर देंगे, प्यूबार्की को कर देंगे या मनार्की को कर देंगे। एड्रिनार्की भी कर सकते हैं क्योंकि जब वो हार्मोन सीक्रेट होता है तो ऐसा सोच सकते हैं। क्लियर? तो बट क्या होता है, सबसे पहले जो हिट करता है वो होता है, सबसे पहले जो हिट करता है वो हमारा होता है थैलार्की। क्या होता है? थैलार्की। जो प्यूबर्टी होता है, जो प्यूबर्टी के टाइम पे सबसे पहले जो हिट करता है वो हमारा थैलार्की होता है। क्लियर? उसके बाद हमारा आता है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द हार्ट, कौन सा ऐसा है जो हमारे ब्रेन की पार्ट को कंट्रोल करता है? क्लियर? ब्रेन के ब्रेन ब्रेन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है? तो हमारा क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। स्पाइनल कॉर्ड तो करता नहीं है, पूरे बॉडी को करता है। सेरिब्रम वो कुछ रिमेम्बरिंग पावर वो सब रहता है उसके लिए। क्लियर? कॉर्पोरा जो होता है वो हियरिंग के लिए और विजन के लिए काम आता है। तो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, कोई भी ऑर्गन का जो फंक्शंस है, जो रोल है, जो एक्ट करता है, वो हमेशा मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। विच इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, कौन सा ऐसा है सबसे कम प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में? क्लियर? न्यूट्रोफिल्स तो बहुत प्रेजेंट होता है, 70% तक प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट भी होता है, थ्रोम्बोसाइट भी होता है। थ्रोम्बोसाइट तो एकदम अलग ही क्वेश्चन हो गया है, थ्रोम्बोसाइट तो प्रेजेंट ही नहीं होता। इसकी जगह मोनोसाइट अगर ऑप्शन रहता तो नहीं, मोनोसाइट भी नहीं रहता। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पूछ, हाँ मोनोसाइट पूछ सकता है। क्लियर? इधर अगर मोनोसाइट रहता तो थोड़ा क्वेश्चन बनता है, लेकिन इधर थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? हमारा क्या है? बेसोफिल। बेसोफिल एकदम कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? जो एलर्जी को रिस्पॉन्स करता है इसके लिए। देखो, ये हमारा 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखो दूसरा जो फॉर्मेट है उसमें वन वर्ड, देखो ये क्या पूछ सकता है पता है? या तो वन वर्ड रहेगा या तो फिल इन द ब्लैंक रहेगा। ये दो चीजें पूछ सकती है, वन वर्ड या तो फिल इन द ब्लैंक्स। लेकिन क्या होता है, जो ईयर रहता है, अब देखो, अब देखो ये कैसे इसको हम लोग देखते हैं, उसको देख लो। अब देखो, द एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ, जो एक्सटर्नल ईयर रहता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, या तो पिन्ना बोलो और ऑरिकल। ये देखो, ये हमारा वन वर्ड में आंसर हो गया, ये हमारा वन वर्ड में हो गया आंसर। अभी जैसे ये हो गया, विच आर कनेक्ट मसल टू द बोन्स, हमारा क्या है? ये टेंडन्स। क्लियर? इन ब्लड क्लॉटिंग व्हाट आर द फैक्टर? फैक्टर 8, कौन सा ऐसा है जो फैक्टर 8 है? जो फैक्टर 8 है उसका नाम लिखना है। तो हमारा फैक्टर 8 कौन सा है? एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। प्रोटीन डाइजेशन अकर्स विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, कौन सा ऐसा पार्ट है इंटेस्टाइन का जिधर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है?
तो देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जेजुनम भी लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन इसका सिंपली होता है क्योंकि लास्ट में हमारा जाके होता है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, इलियम। इलियम में प्रोटीन का ज़्यादा डाइजेशन होता है। क्लियर। और देखो विच इन विच डज द कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ स्पोकन एंड रिटन वर्ड टेक प्लेस। क्या होता है कि जब आप मेरा वीडियो जाके देखेंगे ना, इसके ऊपर जो एनाटॉम इसमें न्यूरॉन के ऊपर, तो उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि दो एरियाज होती है। एसेसरी एरियाज होता है, एक वर्निकीज एरिया होता है। तो वर्निकीज जो एरिया होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी चीज़ बोलने या लिखना है। देखो क्या होता है, कभी कभी कोई जब सामने वाला बोलता है तो आप लिखेंगे तो आपका राइटिंग अच्छी नहीं होता है, एकदम गलत लिखने लगते हो। पहले आपका राइटिंग एकदम अच्छे से रहेगा, हैंड राइटिंग अच्छी से रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो खराब होने लगती है। तो रीजन ये होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है और जो हैंड होता है, दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है, इसके लिए वैसा हो जाता है। क्लियर। तो ये जो एरिया होती है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्निकीज एरिया। क्या बोलते हैं, वर्निकीज एरिया। क्या बोलते हैं इसको, वर्निकीज एरिया। क्लियर। अब देखो, अब देखो, अब ये क्या है, एनी, ये देखो 11 क्वेश्चन है इसमें, ये 11 क्वेश्चन है। 11 में से आपको 10 को अटेम्प्ट करना है, जिसका एक का क्वेश्चन, एक का मार्क्स रहेगा 3 मार्क्स। तो 11 इंटू 3 30 मार्क्स का क्वेश्चन ये आपका टोटल बनेगा। तो इसमें से आप तीन कोई भी चीज, कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो एकदम सिंपल सिंपल है। डिफाइन टर्म्स जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस और गायनेकोमैस्टिक आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, पहला हो गया। ब्लड के बारे में जितना आपको पता है उतना लिख दीजिए। और अनीमिया, देखो क्या होता है लिखने का, ये नहीं होता कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिख को छोड़ दो, उसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करिए, उसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। तो मार्क्स जो अर्निंग का जो रेशियो जाएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मली, अगर आप ऐसा देखेंगे तो। क्लियर। क्योंकि क्या होता है कि आप सोचेंगे कि बस डिफाइन लिख दो और अनीमिया के बारे में थोड़ा सा लिख दो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो उतना मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है डिप्लोमा में आपको जितना हो सके उतना आपको पेज फिल करना, भरना है। अगर आपको डिफाइन ब्लड और अनीमिया के बारे में लिखना है तो आप 1.5 पेज अगर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ट्राई इतना करिए कि हर एक पेज आपको, अगर 2 लाइन भी किसी पेज पे अगर आप लिख दिए हैं तो उसको आप फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा। क्लियर। जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसको फ्रेश पेज से स्टार्ट करिए, तो नया क्वेश्चन ऊपर। और क्वेश्चन नंबर जब भी लिखो तो बहुत बड़ा सा लिखिए, तो जिससे आसानी हो जाएगी समझने के लिए। नहीं तो क्या होता है, एग्जामिनर को अगर नहीं दिखा तो उसमें उसकी गलती नहीं होती है, तो उसमें आपका लॉस हो जाएगा। क्लियर। अनीमिया के बारे में लिख सकते हैं, अनीमिया का डिफाइन क्या है, फिर उसके बाद अनीमिया क्यों होता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी अनीमिया प्रेजेंट होता है उसके बारे में लिख सकते हैं, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद राइट द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। कौन सा देखो, जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है, क्लियर, उसका रोल क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो क्या क्या करता है, पीनियल ग्लैंड का जो सीक्रेट होता है वो क्या क्या करता है, उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। क्लियर। थायराइड ग्लैंड में आप डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हो, टीएसएच लिख सकते हो, फिर उसके बाद आपका इस्ट्रोजन है, एफएसएच है, एलएच है, सॉरी एलएच है, एफएसएच है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आप ग्रोथ हार्मोन्स है, तो ये सब आप क्या कर सकते हो, पूरा लिख सकते हो। फिर इंग्लैंड में रिस्पॉन्स करता है कि आपको सोना, जागना जो भी रहेगा, रात हो जाएगी तो वो बताएगा कि आपको रात हो गई, आपको सोना पड़ेगा। ऐसा वो सब चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर उसके बाद है डिफाइन रिप्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के बारे में बहुत बड़ा लेंथी में एक पेज का पूरा सिर्फ उसका फंक्शन लिख दो, और हाफ पेज तक जाके आप उसका डेफिनेशन लिख दो, रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन के लिखिए। फिर उसका बोल दीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें थोड़ा पेजेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद है राइट अ नोट फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में फिजियोलॉजी लिखना है कि कैसे हमारा रेस्पिरेशन होता है, कौन कौन से जो है वो कौन कौन से इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर। जैसे नोज हो गया हमारा, फिर इस लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, तो कैसे हमारा इन्वॉल्व रहते हैं वो सब भी लिखना पड़ता है। फिर उसके बाद है राइट डाउन द रोल ऑफ लोअर एंड अपर लिम्ब।
लोअर एंड अपर लिम्ब के बारे में उसका रोल लिखना है। आप बोन्स का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये वो है कि आपको क्या रोल करते हैं वो लिखना है। अपर लिम्ब क्या करता है, लोअर लिम्ब क्या करता है। क्लियर। इफ एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टिश्यू में जो जो एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है 3 मार्क्स में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है तो कि छोटा ही क्वेश्चन बनता है, तो आप 3 मार्क्स में देने के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे पूरा एकदम आप स्क्वेमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनर हो गया, तो स्ट्रेटिफाइड हो गया, तो इसमें पूरा आप लिख सकते हो। क्लियर। फिर डिफरेंस बिटवीन एसए नोड एंड एवी नोड के बारे में लिख दो। डिफरेंस बिटवीन एसए नोड एंड एवी नोड के बारे में लिख दो। एक बीच में लाइन मारो और एसए नोड क्या है, एवी नोड क्या है। एक में पहले उसका फुल फॉर्म लिख दो। फिर ये प्रिवेंट करता है, यहाँ प्रेजेंट होता है, उसके डाउन में प्रेजेंट होता है, उसके मिडल में प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये सिग्नल यहाँ से देता है, वो सिग्नल यहाँ से लेता है। तो ऐसे आप एक पूरा लाइन बना सकते हो। क्लियर। उसके बाद आता है डिफाइन इनफर्टिलिटी एंड मेनोपॉज। इनफर्टिलिटी के बारे में लिखना है और मेनोपॉज के बारे में लिखना है। तो इसमें आप अगर एक पेज तक लिख देंगे तो भी चलेगा, उसमें एग्जाम्पल के साथ में ऐसा भी प्रॉब्लम हो जाती है, फिर ये हो जाता है। मैंने जो मेनोपॉज जाएगा, मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो आप थोड़ा ब्लड ग्रुप को भी बता सकते हैं कि कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और एंटीजन प्रेजेंट रहता है, वो वही डिफ्रेंशिएट करता है कि जो ग्रुप है वो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा। क्लियर। राइट 12 क्रैनियल नर्व। जो 12 क्रैनियल नर्व है पूरा लिख सकते हैं। पूरा लिखने के बाद आप ये कर सकते हो, इसको उतना डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटार है, ऐसे ही बता सकते हो, तो ज़्यादा आपको ईज़ी हो जाएगा, ज़्यादा सामने वाले को चेक करने में ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। फिर लॉन्ग ऐसे में डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। देखो हार्ट का डायग्राम बना दो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, और 2-3 जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं वो सब लिख दो। एंजिना पेक्टोरिस हो गया, ये सब जो हो गया है वो, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ये सब जो होता है उसको आप लिख सकते हो। क्लियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सप्लेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप एक जो मैंने फ्लो बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट ऐसे बना दीजिए आप। वो चार्ट बना दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। वो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर जॉइंट को क्लासिफाई करो, मूवेबल क्या होता है, इमूवेबल क्या होता है। क्लियर। और फ्रीली मूवेबल क्या होता है, वो सब पूरा उसके बारे में लिखिए। लिखने के बाद उसको थोड़ा क्लासिफाई कर दिए, एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओ। उसके बाद उसको बारे में पूरा एनाटॉमी लिख दो। एनाटॉमी लिखने के बाद उसका जो फंक्शंस रहता है, जैसे फंक्शंस में क्या हो गया कि इधर से ब्लड गया, ब्लड जाने के बाद बाजू में ब्लड वेसल्स रहेगा ज़्यादा, अगर ब्लड निकल जाता है तो फिर वो रिटर्न उसमें चला जाता है। तो ऐसे कौन से पार्ट में लूप ऑफ हेनलिस के कौन से पार्ट असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में, कि जो वाटर का वाटर बाहर निकलता है या वाटर फिर से रिटर्न आता है, तो वो सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन के जब भी आप करेंगे, तो उसके बाद आता है व्हाट यू नो अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं, कार्डियक साइकिल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका 2 पेज बन जाएगा। एक कार्डियक साइकिल में आप ईसीजी का जो वो रहता है वो भी आप बना सकते हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर। बना देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा कार्डियक साइकिल। और इसको लेबलिंग कर दीजिए, फिर इसको बता दीजिए इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है, पी क्यू आर एस टी क्या होता है। क्लियर। उसके बाद ड्रॉ अ वेल डायग्राम ऑफ सेल्स एंड इट वेरियस कंपोनेंट। देखो सेल का डायग्राम बनाओ, और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसका नाम लिखो और उसका फंक्शन लिख दो, बस काम खत्म। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ईयर। देखो ईयर और आई,
ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, 99.99% है कि आएगा ही आएगा, या तो ईयर आएगा या तो आई आएगा। तो आपको देख लेना है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्लियर? देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। देखो पैटर्न कैसा रहेगा, सिंपल है, MCQ 15 रहेगा, 1 वर्ड या फिल इन द ब्लैंक रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रहेगा 30 मार्क्स का जो रहेगा 10 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स का रहेगा। फिर 6 क्वेश्चंस रहेगा, अटेंड करना रहेगा आपको, जो कितना रहेगा 30 मार्क्स का। तो मतलब एक क्वेश्चन कितना रहेगा 5 मार्क्स का। क्लियर? ये कंप्लीट आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। 60 60 और 20 80 मार्क्स का हो गया। ये आपका कंप्लीट 80 मार्क्स का मैंने बता भी दिया कैसे रहेगा। इसी भी ऐप पे रहेगा, आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, आपका हो जाएगा। क्लियर? चलो ठीक है, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।